जिसे बचपन में दहशत, शोषण और अन्याय ने घेरा। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको दुनिया ने तो डकैत माना, लेकिन गरीबों ने उसे अपनी माँ माना, अपनी देवी माना। दोस्तों, एक कहानी है फूलन देवी की। एक मामूली सी लड़की कैसे डकैत बनती है और उसके बाद कैसे वह 11 साल जेल में बिताती है और जेल से छूटकर किस तरह वह संसद तक पहुंचती है, यानी सांसद बनती है। आइए जानते हैं उस औरत की, उस लड़की की कहानी जिसने अपनी किस्मत को खून से, आंसुओं से, अपनी हिम्मत से लिखा। सलाम है ऐसी नारी को, सलाम है उसके जज्बे को, उसकी हिम्मत को। फूलन देवी एक मशहूर भारतीय डकैत मानी जाती थी, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। इनका जन्म 10 अगस्त 1963 में उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के गोरहका गांव में होता है। और जब इनका जन्म होता है तो इनके जो पिता होते हैं, इनके जो परिवार वाले होते हैं, खुशी की जगह मातम मनाते हैं। उनके पिता को यह चिंता होती है, यह दुख होता है कि इसकी देख रेख, इसका पालन पोषण करने में कहाँ से खर्च आएगा, कैसे गुजारा होगा और इसकी शादी कैसे होगी। जो फूलन देवी होती हैं अपने माँ बाप के 6 बच्चों में दूसरे नंबर पर होती हैं। वह मल्लाह जात की, यानी सबसे निचले स्तर की जो जाति, जो सबसे निचले पायदान पर मानी जाती है, उस मल्लाह जात की एक महिला होती हैं, एक लड़की होती हैं। उनका परिवार अत्यंत ही गरीब था और भूमि विवाद को लेकर काफी उनके घर में परेशानी बढ़ी रहती थी। कहा जाता है कि उनके पिताजी की जो जमीन थी, उनके चाचा के लड़के और उनके चाचा मिलकर गांव के मुखिया को रिश्वत देकर और हड़प लेते हैं। और इसी भूमि विवाद को लेकर काफी परेशानी रहती है, काफी विवाद रहता है। और इसी विवाद को देखकर यहीं से जो इनके दिमाग में एक सोच पैदा होती है फूलन देवी के। फूलन देवी की शादी इनके पिता देवीदीन महज 11 वर्ष की उम्र में एक अधेड़ व्यक्ति जिसका नाम पुत्तीलाल होता है, जो है बुजुर्ग हो चला था लगभग, उसके साथ कर देते हैं। और जब वह ससुराल जाती है तो वहां पर भी उसके साथ बहुत ही बुरा होता है। वहां भी उसकी जिंदगी नरक हो जाती है। उसका पति उसको बहुत परेशान करता है, साथ ही जो ससुराल वाले और लोग होते हैं वह भी परेशान करते हैं। हर तरह से मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, उसको तरह तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। इसी बीच जो है वह बीमार हो जाती है। और बीमार होने के बाद जब वह मायके आती है, यह सोचकर कि वहां पर वह, उनके जो कुछ लोग हैं, उनके परिवार के लोग, उनसे मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ भी उसको, जब वह गांव पहुंचती है तो एक ठाकुर युवक भी उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है और उसके साथ मारपीट करता है। और इसी बीच उनके पिता और चाचा के बीच में जो है जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हो जाता है। और इसी झगड़े में जो उनके चाचा का लड़का होता है, फूलन देवी के ऊपर गलत आरोप लगाकर उनको जेल भिजवा देता है। और इसी तरह से उनका जीवन अन्याय, शोषण और हिंसा से इतना घिर चुका था कि आखिरकार मजबूर होकर उनको डकैतों का सहारा लेना पड़ा और उनको डकैतों के साथ जुड़ना पड़ा। और फिर वह जिस गिरोह में जाती हैं, उसी गिरोह का जो मुखिया होता है बाबू गुज्जर सिंह, उसकी नियत उनके ऊपर आ जाती है। पहले तो वह उनके साथ प्यार से पेश आने की कोशिश करता है, उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वह नहीं फंसती है तो उनके साथ जबरदस्ती करता है और उनको अगवा कर उनके साथ बार बार बलात्कार करता है। और जब वह बलात्कार करता है तो गुस्से में आकर उसी जो गिरोह का जो दूसरे नंबर का डाकू होता है, मुखिया होता है, जिसका नाम विक्रम मल्लाह होता है, विक्रम मल्लाह जब बार बार जो है बाबू गुज्जर को मना करता है ऐसा करने से, लेकिन वह नहीं मानता है। और जब बाबू अपनी हदों से पार हो जाता है तो विक्रम मल्लाह उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। और फिर इसके बाद धीरे धीरे विक्रम मल्लाह और फूलन देवी जी के बीच में जो है प्रेम संबंध बन जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और फिर उसी दौरान जेल से छूटे 2 भाई लल्ला सिंह और राम सिंह दोनों उस जो है गिरोह में आ पहुंचते हैं। और वहां पर पहुंचकर विक्रम मल्लाह की जो है हत्या कर देते हैं और फूलन देवी को बंदी बनाकर अपने गांव बेहमई ले जाते हैं। गांव में उनके साथ ठाकुरों ने मिलकर बार बार सामूहिक बलात्कार किया। उनको एक कमरे में बंद करके रखा जाता था।
उनको खाना नहीं दिया जाता था, नंगा करके पूरे समाज में उनको घुमाया जाता था, उनकी इज्जत उड़ाई जाती थी, उनकी बेइज्जती की जाती थी। कई महीनों तक उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया और वह तंग आ चुकी अपनी जिंदगी को गंवा देना चाहती थी, जो है खुदकुशी कर लेना चाहती थी। इतना वह तंग आ चुकी थी ऐसी हालात से, ऐसी दुर्दशा से। और आखिरकार वह जब उनके जो गिरोह के कुछ लोग होते हैं किसी तरह से उनको वहां से छुड़ा कर ले जाते हैं। और फिर एक दिन तारीख होती है 14 फरवरी 1981 की, वह अपने एक गिरोह के साथ मिलकर उसी गांव में वापस आती हैं। शादी का माहौल था, शादी का दिन था और तुरंत ही जो है पूरे गांव को घेर लेती हैं। और उसके बाद लगभग 21 से 22 जो है ठाकुरों को लाइन से खड़ा कर उनको एक एक करके 22 ठाकुरों को जो है गोली मार दिया जाता है फूलन देवी जी के द्वारा। और फिर यह घटना जो है बेमई नरसंहार के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। इस घटना के बाद पूरे देश में हलचल मच जाती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर ठाकुर समुदाय के लोग जो है दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। साथ ही जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीपी सिंह होते हैं वह भी तंग आकर इस्तीफा दे देते हैं। फूलन देवी के ऊपर 48 आपराधिक मामलों का मुकदमा दर्ज किया गया और लगभग 2 साल तक वह फरार रहीं। 1983 में मध्य प्रदेश के भिंड जिले में उन्होंने आत्मसमर्पण किया और आत्मसमर्पण करने से पहले उन्होंने शर्त रखी। पहली जो उनकी शर्त थी कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने नहीं बल्कि एमपी यानी मध्य प्रदेश की पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेंगी। और उसके बाद जो है वह एमपी के जेल में ही रहना चाहेंगी, वह उत्तर प्रदेश की जेल में नहीं जाना चाहेंगी। दूसरी जो उनकी शर्त थी कि उनके साथियों को किसी भी तरह से मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा, उनको मौत की सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन जो ये वाली शर्त होती है, दूसरी शर्त, इसे रद्द कर दिया जाता है, यह मान्य नहीं होती है सरकार की तरफ से। तीसरी शर्त थी कि उनके भाई को पुलिस में नौकरी दी जाए। और चौथी जो शर्त थी उनकी कि उनके पिता की जो जमीन गांव वालों ने, उनके चाचा वालों लोगों ने जो हड़प ली है उसको छुड़ाकर उनको वापस की जाए। इसके बाद जो है सरकार दूसरी शर्त को छोड़कर बाकी शर्त मान लेती है और जो है फूलन देवी आत्मसमर्पण करती हैं। तो 11 वर्ष तक ग्वालियर के जेल में जो है उनको बिताना पड़ता है और फिर जेल में रहने के दौरान ही उनको तपेदिक और ट्यूमर जैसी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही उनका गर्भाशय भी उनकी बिना अनुमति के उसको भी निकलवा दिया जाता है, उसको भी गिरवा दिया जाता है। और फिर 1994 में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी ने उनके खिलाफ हुए मुकदमों को जो है वापस ले लिया। और इसके बाद जो है इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा। समाजवादी पार्टी की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा और 1996 में मिर्जापुर से इन्होंने सांसद का चुनाव जीतकर संसद में पहुंचकर पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए और महिलाओं के लिए आवाज उठाई। और फिर 1998 में उन्होंने सीट गंवा दी, लेकिन 1999 में पुनः उनको जो है जीत मिली। इसी दौरान उन पर पुनः कानूनी कार्रवाई की गई, लेकिन जैसा कि कानून ने उनसे पहले ही यह वादा किया था कि उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, इसी शर्त के चलते उनको जेल नहीं भेजा जाता है और उनको जो है एक बड़ी राहत मिलती है। और फिर 2001 में उनके आवास के बाहर 3 हमलावरों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ 9 गोलियां चलाई और इसके बाद जो उन्होंने अंतिम सांस ली और इसी दौरान जो उनकी मृत्यु हो जाती है, वह शहीद हो जाती हैं। शेर सिंह राणा नाम के व्यक्ति ने बाद में आत्मसमर्पण कर यह जिम्मेवारी ली कि यह उसी ने हत्या की है और यह हत्या यानी एक बदला है जो कि उन्होंने 22 ठाकुरों को बहमई गांव में जो है मारा था, उसका बदला है। और इसके बाद 2014 में शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए शुक्रिया, अगर नहीं किया है तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूं एक और नई और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।